आज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वह कैसे रेगुलेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप्स हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, वी ऑल नो इट। और वो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये इक्वलाई में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं, इसमें 3 स्टेप्स की चर्चा मैंने पहले भी की है। तो फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, जिसके बाद होता है इलोंगेशन, द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप में जब होता है तो हमें स्टेप वाइज चीजों को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो शब्द है शुरुआत होना, तो शुरुआत होने में कुछ चीजों की जैसे बात आती है पहले, टू आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोमोटर, सही प्रोमोटर को पहचानना, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग प्रोमोटर होगा, है कि नहीं। मान लो कि ये एक डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम, और ये है प्रोमोटर 1। तो ये जो प्रोटीन होगा, हो सकता है कि ये एक्स प्रोटीन के लिए ये डाउन स्ट्रीम कोड करता है ना, अगर P1 है तो। और वहीं पर सोचो कि अगर दूसरा हो और वहां P2 हो सकता है कि वो Y प्रोटीन को इनकोड करे। तो मिलाकर जो प्रोमोटर रीजन है वो सही कैसे पहचाना जाए। ऐसा नहीं होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो P2 के लिए है और वो P1 से बाइंड कर जाएगा। इसको करेक्टली P2 में जुड़ना चाहिए। बट क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा कई बार नहीं होता है। एक डायग्राम की मदद से हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा सब लोग। ये स्टार्ट है 0 और फिर +1 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। अब ये प्रोमोटर रीजन है, ओके। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, हम उतना सोफिस्टिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए बनाएंगे। ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसा है, ये यहां आकर बाइंड कर गया, बट इस जगह पर ये बाइंड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से प्रोमोटर में फिट नहीं हुआ, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज ये पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरा ऐसे आता जो इसका अपना आरएनए पॉलीमरेज है, वो कुछ इस तरह से आता, यदि वो आए तो एकदम फिट हो जाएगा, मतलब फिट होगा। और ये पूरी तरीके से फिट नहीं होगा। क्यों नहीं फिट होगा? क्योंकि 2 एक्टिव साइट हैं और इसका एक ही जो पार्ट है वो इसमें फिट हो रहा है, दूसरा एक्टिव साइट में फिट नहीं हो रहा। और इसमें क्या है, इसमें दोनों साइट हैं, दोनों जाकर वहां फिट होता है। इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, जिसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि आया जुड़ा। अगर ये अनफिट है तो ये यहाँ जुड़ेगा और जुड़कर फिर बाहर निकल जाएगा। इस बाहर निकलने की घटना को हम लोग बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। उसकी चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये जो घटना है इसको ऐसे समझने की जरूरत है। तो इनिशिएशन बड़ा क्रिटिकल फेज है। इनिशिएशन को कुछ सब फेजेस में बांटा गया। जैसे पहला बाइंडिंग, अभी जो चर्चा कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? बाइंडिंग के बारे में। दूसरा जिसमें पार्ट होगा वो होगा, अब इनिशिएशन करना है तो इनिशिएशन करिए भाई, शुरू करिए। अगर बाइंडिंग सही हो गया तो इनिशिएट करना है। तो बाइंडिंग और इनिशिएशन ये दो प्रोसेस है। बाइंडिंग में अभी जैसे हम बता रहे हैं कि बाइंडिंग में यहां जुड़ा, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं। ठीक है, बाइंडिंग में जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये जो है ब्लू वाला, इसको भी कलर कर देते हैं।
ये रेड वाला। तो ब्लू वाला तो इसमें जुड़ा और जुड़ के क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं था। लेकिन ये रेड वाला एकदम फिट बैठ गया। तो बाइंडिंग में ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि जो जुड़ा तो ठीक है, बट क्या जुड़ने के बाद वो स्टेबलाइज हुआ वहां पर? अगर हाँ स्टेबलाइज होगा तो बाइंडिंग को पूरा माना जाएगा। और जब बाइंडिंग पूरी तरीके से इंश्योर्ड हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉपरली जुट गया, ये यहां से हट गया, करेक्ट, ये यहां से हट गया, और हटने के बाद ये जो है यहां पर आकर क्या हुआ, फिट हो गया, लाइक दिस वन। ऐसे आकर यहां फिट हो गया। अब ये फिट होने से नतीजा क्या हुआ? इसको रेड कलर से क्या था, तो रेड सही कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ फिट हो गया। अब फिट होने के कारण क्या हो गया कि बाइंडिंग वर्क कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है इसको, इनिशिएशन। तो अब इनिशिएशन का काम करेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है उसका, उसको अब एलैबोरेट करते हैं। दैट इज बाइंडिंग। बाइंडिंग बाइंडिंग का जो सबसे पहला मुद्दा होता है वो होता है टेम्पलेट रिकॉग्निशन। टेम्पलेट कौन सा टेम्पलेट? डीएनए। डीएनए टेम्पलेट रिकॉग्निशन। हम सब ये सीख चुके हैं कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड होता है, उसमें से कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में पहचाना जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नॉन टेम्पलेट होता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आई या बबल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये खुल गया। अगर सपोज कि ये टेम्पलेट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट है, ये पहचानने का काम कहाँ शुरू होगा, बाइंडिंग। ये आरएनए पॉलीमरेज तय करेगा कि ये टेम्पलेट है कि नहीं। ये जो है इसको वो तय करता है। अगली बात जब इसमें आती है तो ये बात आती है कि जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये टेम्पलेट रिकॉग्निशन करता है। टेम्पलेट को ये पहचानता है। ठीक है ना, टेम्पलेट रिकॉग्निशन एट प्रोमोटर। प्रोमोटर पर उसको ये पहचानता है। और लगभग लगभग -55 से लेकर +20 बेस पेयर्स के बीच में ये एकदम साथ निभाता है। सिग्मा, ये कौन साथ निभाता है, सिग्मा फैक्टर साथ निभाता है। तो ये बाइंडिंग का पार्ट है। और बाइंडिंग को अगर हम लोग दिखाएं थोड़ा सा एक अच्छे से डायग्राम से, एक डायग्राम से भी दिखाते हैं। मेरे साथ आप लोग भी बनाइए। देखिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड बना दे। हाँ, हो गया। और ये जो हिस्सा है इसका, ये सीक्वेंस है। ठीक है, हमसे थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। डायग्राम तो सावधानी से बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें सेट हो गया और ये इसमें सेट हो गया। ये जो सीक्वेंसेस हैं इनको हम लोग लोकेशन भी दे देते हैं। ये -35 सीक्वेंस है।
ठीक है, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर, ये -35 एलिमेंट है और ये -10 है। और यहाँ से हम लोग, ये जगह से हम लोग क्या कह रहे हैं, इस जगह से हम लोग कह रहे हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट है, स्टार्ट है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, देखो आरएनए पॉलीमरेज के लिए आते हैं, एक क्विक डायग्राम के लिए आरएनए पॉलीमरेज। अभी मेरे साथ कलम चलाएं, और कलर पेन थोड़ा यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है सिग्मा फैक्टर। ये जो है, ये सिग्मा है, ये आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट है, आरएनए। अब यही आरएनए पॉलीमरेज जो है, वो जाकर इस पूरे एरिया को पहचानता है और पहचान को यहाँ पर आकर इसे बाइंड कर गया, ठीक है। तो कलर कर दें, ये देखिए, ये ऐसे बाइंड कर गया। और ये जो बाइंडिंग है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्निशन का काम को करता है। और ये बाइंडिंग में -35 भी आया, -10 भी आया, और अब ये इधर स्लाइड करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन आगे की ओर बढ़ने से पहले जो बेसिक बाइंडिंग वर्क होता है इसी तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना। अब देखो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन दिखा रहे हैं आप लोग। आप लोग देख के बताइएगा कि किसमें बाइंडिंग जो है वो अच्छे से होगा। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है, और वो आरएनए पॉलीमरेज कुछ अजीब ही तरीके से इसके साथ क्या हुआ है, बाइंड किया है। ठीक है, क्या ये अजीब तरीके से, हम लोग क्या इसमें कह रहे हैं कि भाई ये जो बाइंडिंग है ना, ये प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि अच्छी तरीके से फिट नहीं हुआ है ये। क्यों फिट नहीं हुआ है? क्योंकि जो एक्टिव साइट है जिसमें जहां पर उसको बाइंड करना है, उसके साथ इसका कोई बहुत कोलैबोरेशन नहीं है। कोलैबोरेशन नहीं होने के कारण ये पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं इसको, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर कह रहे हैं, ओके, डज नॉट बाइंड टू द promoter region, promoter region प्रॉपरली। वो प्रॉपरली बाइंड नहीं किया, बल्कि ये क्या है, एकदम ये प्रॉपर है, मतलब एकदम ओके है ये फिट नहीं हुआ। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि तुरंत यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से निकलकर बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? क्योंकि वो कहेगा कि भाई हमारे लिए जगह नहीं है, दिस इज नॉट माई राइट प्लेस, सो आई एम नॉट फिट हेयर। कैसे 8 नंबर के पैर वाला अगर 5 नंबर का जूता पहनने लगे तो वो क्या फिट हो पाएगा उसके पैर में? नहीं, थोड़ा प्रयास करके वो उस जूते को बाहर निकाल देगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। इसे हम लोग कहते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, तो एबॉर्टिव इनिशिएशन प्रोसेस में यही होता है कि आरएनए पॉलीमरेज सही तरीके से प्रोमोटर में जुड़ता नहीं है और वो एबॉर्ट हो जाता है। और वही यदि उसका अपना आरएनए पॉलीमरेज आ जाए, वो सही तरीके से जुड़ेगा और प्रोसेस को वो आगे बढ़ाता है। अब बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, देखिए हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करें, आरएनए पॉलीमरेज with promoter region
of the DNA template has two states. ये ऑर्डर का आधार पर था, ऑर्डरली। दो स्टेट्स इसके होते हैं। जो पहला स्टेट होता है वह क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स तो अभी आपने पिछले पिछले स्लाइड में देखा था। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इस शब्द का अर्थ ऐसे समझें कि बाइनरी का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ाव। तो क्या दो चीज जुड़ा? दो चीज जुड़ा है डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज। या जब दो चीज जुड़ेगा तो उसे हम लोग बाइनरी कहेंगे। और यदि यहीं पर तीन रहता तो क्या कहलाता? टेरनरी, टर्शरी या टेरनरी उसको हम लोग क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं? ये क्लोज जो है वो इसलिए है क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड जो है अभी खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ अभी। ये जो अपना इसका जो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अभी है इसमें, इसलिए ये क्लोज्ड है। जैसे इसका खुल जाएगा, बबल बन जाएगा, वह ओपन हो जाएगा। तो पहला क्लोज्ड बाइनरी हो गया। दूसरा ओपन बाइनरी। ओपन बाइनरी का मतलब क्या हो गया? अब जो है -10 रीजन से मेल्टिंग स्टार्ट होगा। ये डायग्राम से इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक ऐसे हो गया सीक्वेंस और एक ऐसे सीक्वेंस हो गया। हम लोग तो भाई साइंस में हर चीज की अपनी एक तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, और उसको मिलाते हैं। देखिए डायग्राम दिख रहा है। अब क्या, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड खुल गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? खुल गया। तो इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अनवाइंड हो गए। दिस इज कॉल्ड ओपन। ऑब्वियसली यहाँ पर एंजाइम भी है बाबा, ऐसा नहीं कि एंजाइम नहीं है। उस एंजाइम के बिना तो ये काम ही नहीं होगा। ठीक है ना, बिना एंजाइम का तो ये कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम लोग डायग्राम में क्या करते हैं, सीखने के दरमियान में हूबहू आइडेंटिकल डायग्राम्स बनाते हैं। क्यों? ताकि हमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहे। देखिए बैकग्राउंड भी उसका रेड हो गया, पीछे से है ये। सो ये जो है ना आरएनए पॉलीमरेज है, और अभी इसमें सिग्मा फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं समझे कि सिग्मा फैक्टर हट गया है, अभी इसमें सिग्मा फैक्टर भी है। और अब जो ये स्टेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी उसको हम लोग बोलते हैं ओपन, चूंकि खुल गया, अनवाइंड हो गया है। बाइनरी मतलब अभी दो ही स्ट्रक्चर है इसमें, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। और कॉम्प्लेक्स, तो ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है। और ये जो अनवाइंड होता है, इस अनवाइंड को हम लोग कहते हैं -11 टू +3 रीजन तक ये अनवाइंड होता है। ऐसे ये पार्ट जो होते हैं वो इसमें खुलते हैं। टेम्पलेट, टेम्पलेट को हम लोग टी से, एंड नन टेम्पलेट उसको हम लोग एनटी, strands of DNA or strands of the DNA of the DNA। DNA का टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कैसे आइडेंटिफाई किया? याद रखिएगा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसी के पास कोडिंग जीन है। करेक्ट?
मतलब ये जीन रखता है। अब देखो, मान लो कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, बढ़िया, और यहाँ ये सीक्वेंसेस के, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ हो गया ए टी जी सी, सी जी, ए टी टी, ए जी सी, ए। नीचे हो जाएगा टी ए सी जी, सी जी सी, टी ए टी सी जी और टी, यही होगा। अब सपोज करो कि यहां से लेकर यहां तक ये जेनेटिक कोड है एक्स प्रोटीन का, जेनेटिक कोड ऑफ एक्स प्रोटीन। तो यदि इसको हम लोग ट्रांसक्राइब करेंगे तो ये स्ट्रैंड बनेगा, और ये स्ट्रैंड कुछ और है। तो यहां पर तय क्या होगा, ये नॉन टेम्पलेट होगा और ये टेम्पलेट होगा। हमेशा याद रखना, जो कोडिंग जीन होता है उसका अपोजिट स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट होता है। अब रिजल्ट क्या होगा कि जब इस टेम्पलेट पर आरएनए बनेगा, अब देखो एक आरएनए यहां बन गया, ठीक है ना, यहाँ एक आरएनए बन गया, ये क्या बन गया, एमआरएनए। इस आरएनए पर जो सीक्वेंस होगा वो किसके आइडेंटिकल होगा, वो आइडेंटिकल नॉन टेम्पलेट का होगा। कैसे, देख लेते हैं कैसे। इस लाइन को हम थोड़ा मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए। बोलो कैसे। तो ए सी जी, जी सी, यू ए, ए यू, सी जी, यू, ठीक है। सो थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। अब अगर आप इसको यू को भी अगर आप टी मान लें तो क्या ये एमआरएनए इसका हूबहू कॉपी है। देखिए ए सी जी सी, सी, ए सी जी सी, सी, यू को टी मान लें, यू और टी कॉमन हो गया, तो टी ए यू, टी ए मतलब टी, और सी जी टी, सी जी टी, बस टी की जगह पर यू है। इसका मतलब हो गया कि हमने किसका कॉपी बनाया, हमने बनाया नॉन टेम्पलेट रीजन। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि एक नॉन टेम्पलेट रीजन पर जेनेटिक कोड होता है, और जिस पार्ट को हम लोग उससे ट्रांसक्राइब करते हैं वो पार्ट होता है हमेशा टेम्पलेट रीजन।